हाँ। नमस्कार। साहित्य पर केंद्रित इस चैनल अभिव्यक्ति में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही होंगे या याद ही होगा आपको कि हमने इस चैनल में शुरुआत ही की थी साहित्य और सिनेमा की, और उस पर जानकारी देने के लिए हमने आमंत्रित किया था काशी के विद्वान साहित्यकार, नाटककार और फिल्म निर्माता डॉक्टर गौतम चटर्जी को, जो अब किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। हर विधा में साहित्य के पारंगत हैं और इतना योगदान है, जितना कहा जाए कि एक आदमी कहता है कि हमारे आँखों में समुद्र है, तो उतना ही समुंदर उनके पास साहित्य का है। आँखों में तो नहीं है, पर हाँ, साहित्य में ज़रूर है। तो उनसे हम एक अंक में बात कर रहे थे। फ़िल्म के बारे में उन्होंने बहुत ही रोचक जानकारियाँ दी। कई नई बातें बताई, नायक, प्रतिनायक और सहनायक जैसे बहुत सारे टर्म्स बताए। तो एक उन्होंने जो बात अधूरी छोड़ दी थी, जिसको हम इस अंक में पूरा करेंगे, वो थी फ़िल्म थ्योरी के बारे में। चार्ली चैपलिन से शुरुआत हुई थी, जो कहना चाहिए विश्व फ़िल्म के जनक कहे जाएँ, पितामह कहा जाए उन्हें, और जिससे विश्व के जितने भी देश हैं और फ़िल्म निर्माता हैं, वो सभी प्रभावित हुए। हमारे भारत में भी लोग प्रभावित हुए। तो उसी थ्योरी को वो बता रहे थे, और इस दौरान उन्होंने बहुत सारी फ़िल्म निर्माताओं की फ़िल्मों की बातें बताई। तो आइए डॉक्टर गौतम चटर्जी का इस अंक में स्वागत करें। डॉक्टर गौतम चटर्जी, आपका इस अंक में एक बार फिर स्वागत है। थैंक यू। हम ये चाह रहे थे कि जो बात आपने अधूरी छोड़ दी थी फ़िल्म थ्योरी की, तो उसके लिए श्रोता क्षमा कीजिएगा, उसके लिए दर्शक हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे कि इस बात को पूरी की जाए, वो जानकारी उन्हें पूरी-पूरी मिले। तो आप उसको पूरा करें कि फ़िल्म थ्योरी के बारे में जो बातें आप बता रहे थे, वो अधूरी थीं। मेनका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग एक्चुअली 30s की बात कर रहे थे जब फिल्म थ्योरीज डेवलप हुए। हुँ, तो हुँ। 1910 से 1920 तक एक फेज था हमारे, जब टेक्निक को लोग समझ रहे थे, जब जी। चार्ली चैपलिन ने अपनी प्रतिभा को पहली बार प्रकट किया था। 1920 से लेकर 1930 तक का भी मूक फिल्मों का एक ऐसा दौर था जब भारत में भी हुँ, टेक्निक के साथ साथ प्रतिभा भी सामने आने लगी, जैसे बी जी। शांताराम वगैरह का हमने नाम लिया था। 31 में जब सवाक फिल्में बनी, तो हुँ, हुँ। 31 में ही हमारे यहाँ सबसे पहले प्रोडक्शन हाउस बना था कलकत्ता में, न्यू थिएटर। हुँ, हुँ। और उसके बाद करीब 34 में ये बॉम्बे टॉकीज बॉम्बे बना था मलाड में। आप देखिए उसमें कि जो भी बॉम्बे टॉकीज की फिल्म आप देखेंगे, जी, जी। उसमें था कि बॉम्बे टॉकीज मलाड। ये शब्द भी हुँ, जुड़ हुँ। जाता था, जगह का जी, नाम भी। जी। तो मैं ये जब हमारे यहाँ प्रेमचंद, जिन्होंने मिल मजदूरों को लेके पहली बार एक आइडिया दिया था जी। फिल्म को, हुँ, तो हुँ। वो फिल्म जैसे रिलीज हुई तो उनका शायद दुर्भाग्य था कि लोग उनके अगेंस्ट में काफी कुछ बोलने लगे थे, क्योंकि प्रेमचंद के। आ, हाँ, क्योंकि मजदूरों की तरफ से ये बोला गया था, तो मालिकों को अच्छा नहीं लग रहा था, हुँ, है ना? हुँ। तो और फिल्म को लेकर काफी कुछ हंगामा हुआ था हमारे देश में। तो प्रेमचंद फिर लौट आए, और उसके बाद ही वो बीमार पड़े और लंबी बीमारी में चले गए। 1935 में 36 में उनका देहांत हुआ। लेकिन ये हंगामा होने से ये आइडिया हिट हो गया, मजदूरों वाला। अच्छा। तो जो 31 में जो प्रोडक्शन हाउस कलकत्ता में बनी थी, न्यू थिएटर्स, जो कि पीसी बरुआ वगैरह को लेके मुक्ति वगैरह की फिल्में बनाती थी, हुँ, हुँ। उसने इस आइडिया को तुरंत इस पर एक फिल्म बना दी केएल सहगल को लेकर और पृथ्वीराज कपूर को लेकर, कि जिसका नाम है प्रेसिडेंट। उसमें फ़िल्म नितिन का। बोस करते थे। हाँ, प्रेसिडेंट नाम से फिल्म बनाई। उसके गाने भी हिट हुए, पंकज मलिक का म्यूजिक था। तो 30s इस तरह से चला हमारे यहाँ, एक नए आइडिया हुँ, का जन्म हुआ था प्रेमचंद से। और उसके जी। बाद फिर जब ज्ञान मुखर्जी ने बॉम्बे टॉकीज ज्वाइन किया, तो फिर और आइडिया था जिस पर हम लोग बात कर चुके हैं। हुँ, इसी हुँ। 30s में हमारे यहाँ ऐसा प्रयोग हो रहा था। रशिया में दो तीन लोग ऐसे थे जो सिनेमा माध्यम की कला को समझने की कोशिश कर रहे थे, हुँ, हुँ। जिसमें थे सर्बिया आइजेंस्टाइन। फिल्म सेंस उनकी अच्छी किताब भी है फिल्म थ्योरीज पर। जी। कुडॉफ्किन है और कुलेशोव है। हुँ, हुँ। कुलेशोव ने क्या किया, और कुडॉफ्किन ने, कि एक
एक रूम में 20-25 लोगों को बुलाया और हम्म कहा कि मैं एक वो दिखाता हूँ आपको क्लोजअप शॉट, जिसको कहते हैं कि स्टिल फोटोग्राफ्स बड़े बड़े। पहले स्टिल फोटोग्राफ में था एक जी आदमी का हंसता हुआ चेहरा बहुत ही क्लोजअप में, एक्चुअली बहुत खुश है वो। हम्म उसको हटा के दूसरा दिया गया कि हम्म उसके पट्टी पर एक पिस्तौल है, हम्म और तीसरा दिखाया कि वो डर गया है। यानी तीनों जी का सीक्वेंस ऐसे बनाया है कि हम्म पहले खुश चेहरा, फिर पिस्तौल, फिर डरा हुआ चेहरा, जी है ना। तो हम्म लोगों से बोला कि बताइए कोई मतलब बन रहा है आप लोगों के लिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ, एक आदमी बहुत अच्छा जीवन जी रहा था, खुश, और उसके बाद उसके पास मृत्यु आया और वो डर गया। तो हम्म उन्होंने तीसरी वाली फोटो को पहले जगह पर रख दिया, डरे हुए को, और खुश वाले को तीसरी जगह पर रख दिया। बोला अब अच्छा तो उन्होंने, हम्म तो और जितने भी लोग थे कमरे में, छोटा सा कमरा, एक्सपेरिमेंट हो रहा था, तो उन लोगों ने कहा हम्म कि एक आदमी बहुत डरा हुआ था, उसको मृत्यु आई, और वो मृत्यु भय से ऊपर उठ गया, जीत लिया और खुश हो गया। अच्छा तो इससे उन्होंने प्रूव किया कि फोटोग्राफ्स का या सिनेमेटोग्राफ्स का ज्यादा महत्व नहीं होता है। ऑडियंस अपने से नरेट करती है और कहानी बनाती है, फिल्म ऑडियंस के दिमाग में जन्म लेती है। इस तरह से जी पहली फिल्म थ्योरी उन्होंने बनाई हम्म कि हम लोग सिर्फ सजेशंस दे सकते हैं इमेज के जरिए, वो खुद ही कहानी जोड़ता है, लिंक जोड़ता है ऑडियंस। तो ये हम्म जो एक के बगल में दूसरे शॉट को रखना, इसका टर्म आया जक्स्टापोजिशन। एक की अच्छा जगह पर दूसरा जक्स्टापोज हम्म करना, दूसरी जगह तीसरा जक्स्टापोज करना। उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपकी टाइमलाइन एडिटिंग में, तो हम्म ऑरेंज के बगल में आपने हरा रंग रखा है, जी ऑरेंज रंग के बगल में, हरा के बगल में ब्लैक रखा है, ब्लैक के बगल में रेड रखा है। अब एडिटर हम्म क्या करता है, रेड को फिर आप येलो के बगल में शुरू में लगा दे, तो कुछ और अर्थ हो जाएगा। तो ये जो कुछ और अर्थ हो जाएगा, यहाँ से संपादन कला भी शुरू हुई, ये जक्स्टापोज करना है एक दूसरे के। ऐसे ही क्या होता है हम्म कि कुलशेव ने एक और एक्सपेरिमेंट किया कि एक आदमी सिर्फ स्माइल कर रहा है, स्टिल हम्म है वो। जी उसके बाद है, दिखाया जा रहा है कि कोई महिला है जो कि स्विमिंग पूल नहीं, बीच पर, समुद्र के किनारे लेटी हुई है, बीच के ही हम्म कॉस्ट्यूम में, है ना। अब फिर उसके चेहरे को दिखाया गया, स्माइल कर रहा है। यानी एक महिला है उस तरह के कॉस्ट्यूम में, जिसको देख के उसको एक श्रृंगार परक स्माइल आ रहा है ना। हम्म उसके तुरंत बाद को दिखाया गया, एक माँ अपने बच्चे को फीडिंग कर रही है, और फिर हम्म उस चेहरे को दिखाया गया। लोगों को लगा कि इसको देख के उसके अंदर ममता का भाव आया है जो उसके चेहरे पर आया, जबकि एक्सप्रेशन नहीं बदला था, सेम चीज है। अच्छा लेकिन ऑडियंस के पास मीनिंग बदल जा रही है, नरेशंस बदल जा रहे हम्म हैं, है ना। तो इसको कुलिशेव इफेक्ट कहा गया, जो पूरी दुनिया में आज भी चलता है। हम लोग सोचते हैं कि वो एक दृश्य को देख के वो आदमी एक एक्सप्रेशन दिया, दूसरे दृश्य को दूसरा एक्सप्रेशन दिया, है वो एक ही एक्सप्रेशन, हम लोग अच्छा को साइकोलॉजिकली लगता है। हाँ, हम्म इसी तरह से बिल्कुल फिल्म मेकर्स ने किस तरह से अपना साहित्य गढ़ा, उसी पर बात हो रही है कि हम्म कुरोसावा ने एक फिल्म बनाई, रशोमन। और उन्होंने इसमें क्या किया कि एक हत्या की घटना को, पर हम्म 5 लोग पकड़े गए, पांचों लोग पुलिस को अपने अपना नैरेटिव दे रहे हैं। पुलिस माने कैमरा है वहां पर। अब हर आदमी के पास से वो घटना जैसे गुजरी, जैसे उसने देखा था कि एक महिला जा रही है, उसके हम्म सामने से गुजरा था। एक ने देखा कि एक आदमी पेड़ के नीचे बैठा हुआ है जिसने की हत्या की थी। तो 4-5 लोगों ने जो अलग अलग एंगल से एक ही घटना को देखा है, उसको हम्म, जोड़ करके पूरी फिल्म जी बनी थी। तो उसको रशुमन इफेक्ट कहा गया, जिसके आधार पर हमारे यहाँ सूरज का 7वां घोड़ा श्याम बेनेगल ने बनाया, सिर्फ उस रशुमन इफेक्ट के आधार पर। अच्छा एक ही कहानी है, लेकिन हम्म उसके नैरेटिव्स कई हो सकते हैं, क्योंकि सातों लोग अपने अपने दृष्टिकोण से देख रहे हम्म हैं। उसी तरह से फिर हमारे यहाँ ऑर्सन वेल्स हुए हैं, उनकी फिल्म सिटीजन केन बहुत मशहूर मशहूर हुई। ये सब उसी समय की बात है जब हमारे यहाँ टेक्निक को लेके फाल्के साहब रियाज कर रहे थे और चार्ली चैपलिन अपनी प्रतिभा दिखा रहे थे। हमारे यहाँ मिल मजदूर और इसको लेकर के बॉम्बे टॉकीज और तमाम ये जो न्यू थिएटर, ये लोग जी को आइडिया मिल रहा था नया नया। हम्म दूसरी तरफ फिल्म थ्योरीज बने थे, ग्रेट मास्टर्स क्लासिक फिल्में बना रहे थे, ये साथ साथ लेके चल रहे हैं। तो ऑर्सन वेल्स ने सिटीजन केन बनाई, जिसमें एक जगह न्यूज पेपर में किसी ने पढ़ा कि एक हम्म आदमी अपने घर में, उसका डेथ हुआ है, और डेथ के समय उसके मुंह से निकला है अ, वो क्या, रोजबड। हम्म, तो उस आदमी में इच्छा हुई कि रोजबड, अच्छा रोज हाँ गुलाब की कली, हम्म अंकुर। तो बोला कि जी आखिर उसने रोजबड ही क्यों बोला,
डेथ के समय जरूर उसके जीवन में उसकी बड़ी भूमिका होगी, और वो खोज करता है। वो उसके तमाम दोस्तों से मिलता है। अलग हम्म, अलग दोस्त उस आदमी के बारे में अलग अलग अपनी बात बताते हैं, जी। लेकिन रोजबर्ट का रहस्य नहीं मिल पाता। और हम्म, वो 7-8 लोगों से मिलने के बाद जो उसकी पूरी कैरेक्टर बनता है, वो आदमी कैसा था, हम्म, दयालु था या कंजूस था या एग्रेसिव था, या हम्म, दोस्तों के साथ कैसा बिहेव करता था, प्रेम में उसकी क्या भूमिका थी, और व्यवसाय में क्या थी। इससे जो एक पूरी कई लोगों का कोलाज बना, हम्म, उस कोलाज से हमारे सिनेमा में मोन्ताज बनता है। उससे हम्म, उस आदमी के बारे में जाना गया कि वो कैसा था। और एकदम अंत में पता चलता है कि वो बचपन में जिस बैट से क्रिकेट खेलता था, वो हम्म, बैट रोजबर्ट कंपनी की थी। यानी वो अरे बहुत इनसिग्निफिकेंट हो गया, हम्म, लेकिन उसको ढूंढने में उस आदमी को जानना पूरा हो गया। ये एक हम्म, आइडिया आया। इस पर महाश्वेता देवी ने हमारे भारत में बांग्ला में उपन्यास लिखा है, 1084वें की माँ। उसमें भी माँ और अच्छा। बेटे का संबंध है। हाँ। बेटा बेटे की जब मृत्यु हो जाती है, माँ से उसका संबंध कम रहता है। कम्युनिस्ट था वो लड़का। हम्म, तो माँ फिर उसके दोस्तों से मिलती है, और जी। उनसे अलग अलग उसके बारे में जानकारी लेती है। उससे जो कोलाज बनता है वो 1084 की माँ है। लेकिन मूल आइडिया ऑर्सन वेल्स की फिल्म का है। अच्छा, अच्छा। ऐसी कुरोसावा की जो आखिरी फिल्म है, उसके आधार पर हम्म। अभी भी हमारे भारत में किसी व्यक्ति